जातीय जनगणना का है। हम ये नहीं कहते कि केवल ओबीसी की जातीय जनगणना करवाइए, नहीं, हम कहते हैं कि जब जाति देखकर आप कॉपी चेक करते हो, जाति देख करके आप नौकरी देखो, फिर जब भेड़ बकरियों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो फिर भाई हमारी जातीय जनगणना भी होनी चाहिए और विशेष तौर से पिछड़ा वर्ग कितना है उसकी जातीय जनगणना होनी चाहिए। प्रत्येक साथी इस बात पर भी जरूर प्रकाश डालें कि हम इसको कैसे जातीय जनगणना करवाने में सफल हो सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, जो 127वां संविधान संशोधन जो इन्होंने अभी लागू किया है, साथियों 127वां संविधान संशोधन आपने पता है वो बैकवर्ड और एससी के लिए, एसटी के लिए एक कब्र खोदने का काम किया है उसने। और उसमें क्या दर्शाया गया है, पहले किसी भी जाति को बैकवर्ड क्लास में यदि शामिल करना होता तो लोकसभा का मुद्दा था ये, परंतु अब ये झुंझुना मुख्यमंत्रियों को, स्टेट को दे दिया और अपने वोट की आड़ में, वोट लेने की आड़ में ये लोग हमारे आरक्षण को खत्म कर देंगे। उस 127वें संविधान संशोधन का भी हम विरोध करते हैं और उसको रद्द करने की मांग करते हैं। उस पे भी आप लोग प्रकाश डालें और उसके साथ साथ अन्य डिमांड्स जो हैं उन पे भी प्रकाश डालें। और फिर मैं कह रहा हूं, अपने अनुभव जरूर बताएं, आपने अभी तक क्या क्या किया, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कैसे किया। और अगला पॉइंट है कि हम शासन और प्रशासन पे कैसे कब्जा कर पाएं, वो हमें पॉइंट्स दें। अभी मैं जीटीओ साहब से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने विचार रखें। एक बार फिर पुनः अच्छे से नारा लगाएंगे, पिछड़ा वर्ग एकता जिंदाबाद, पिछड़ा वर्ग एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, पिछड़ा वर्ग एकता जिंदाबाद, पिछड़ा वर्ग एकता जिंदाबाद। यहाँ पे जितने भी हमारे पीसी समाज के जो योद्धा आए हुए हैं, ये योद्धा नहीं है, महायोद्धा है। ये आज की संघर्ष की लड़ाई हमारी है। इस संघर्ष के अंदर हर सैनिक हमारा जो है वो सैनिक है और इससे ये हमारा हक लेके रहेंगे। पिछड़े एकता जिंदाबाद, पिछड़े एकता जिंदाबाद, पीसी समाज जिंदाबाद, पीसी समाज जिंदाबाद। हमारे हक, हमारे हक, हमारे हक, हमारा हक। तो साथियों, अभी मुझे आपने मौका दिया, बड़ा धन्यवाद। तो मैं शुरू करता हूँ। 1994 से मैं और रामचंद्र जी जांगड़ा जी महम वाले इस पिछड़ा वर्ग को लेके चले थे, जब ये मंच बनाया था। और उसके बाद में एक पार्टी कन्वर्ट कर दी थी, जिसमें मेरी धर्मपत्नी को स्टेज प्रेसिडेंट बनाया था बीसी वर्ग का, और रामचंद्र जी जांगड़ा जी उसमें पिछड़े वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष थे। अब मैं बात करता हूँ आपको कहाँ से स्टार्ट हुई। बार बार आपका एमडी की यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा था, तो मैं भी एक एमडी यूनिवर्सिटी से जो है थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूँ। उसकी एक बात बताना चाहता हूँ। आपको पता है एमडीयू का नाम क्या है? किसी को पता है एमडीयू का नाम क्या है? मलिक दहिया देसवाल सांगा, ये नाम है उसका नाम। आप देख लो, सर्वे कर लो जाके। एमडी का मतलब मलिक दहिया देसवाल सागवान फलाना फलाना फलाना, ये है सारी। तो मैं उसका पूरे उससे जुड़ा हुआ था। मैं अभी आपको बात बताता हूँ। मेरा लड़का रोहतक के अंदर, जब रामचंद्र जांगड़ा जी और हम संगठन लेके चल रहे थे, तो मेरा लड़का रोहतक के अंदर एमबीबीएस कर रहा था। उस दौरान क्या हुआ कि यही हमारे पिछड़े वर्ग की लड़ाई हुई। तो उन्होंने क्या किया, पिछड़े वर्ग के बेचारे कम संगठन है, उन्होंने पानी छोड़ दिया पार्क के अंदर और उनको जलसा नहीं करने दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये लड़ाई लड़ते लड़ते एचआरडी के मिनिस्टर थे, उनके पास पहुंची। आपको पता है मध्य प्रदेश के थे, अर्जुन सिंह जी थे। वहाँ पे क्या हुआ कि लड़ाई करते करते हमारे 5 बच्चों को अर्जुन सिंह जी ने टाइम दिया कि आप अपने पिछड़े वर्ग के बारे में बताएं। तो उस टाइम मेरा बच्चा भी उनके बीच में था और 4 अन्य थे, वो गए। क्या हुआ कि सबसे पहले जो कार द्वारा वो पहुंच गए, दूसरे वर्ग के थे वो पहुंचे वहाँ पे। तो ये बच्चे 1-1.5 घंटा लेट हो गए।
तो उन्होंने मंत्री जी ने कहा भी आप लोग भी क्या बात है, अभी भी इतनी देर लगा के आए हो, ये नहीं है आपको। वो बोले जी हम पिछड़े वर्ग के, हम बसों में धक्के खाते आए हैं, वो अपनी कार लेके आए हैं, क्योंकि हम पिछड़े हैं, रोजगार से वंचित हैं, समाज का संगठन से वंचित है, और राजनीति में हमारी बलि ली जाती है। बलि कैसे ली जाती है कि राजनीति में जब पार्टी बनती है तो हमें एक हवलदार की भीत दी जाती है, यहाँ पे कंधों पे उप प्रधान, प्रधान, सेक्रेटरी, और ये पोस्ट लेके जब हम ऐसे चलते हैं, कंधे पे लगा के चलते तो बावड़े होते हैं। इतनी देर में लीडर आवाज मारता है, भाई रामलाल जी खड़े हो ना, ये हमारे संगठन के पंचायत के वो है जी, फलाने है जी, और हम चौड़े हो जाते हैं कि हमारा नाम लिया गया। और इलेक्शन के 5 बजे होते ही हमारे वो जो फीत होती है, एक फीत दी होती है, उतार ली जाती है। उसके बाद उसके नए प्रधान नए वो सारा कुछ नया, और हमें क्या बढ़ा दिया जाता है, जिन्होंने दरी बिछाई, जिन्होंने गांव में वोट मांगे, जिन्होंने कसम दे के वोट मांगे, और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और एक थोड़ी सी बात और बता देता हूँ कि गांव में जब मैं रामचंद्र जी जांगड़ा जी, मुकेश फौजी जी उन गांव में रोहतक सोनू जी वोट मांगते थे, तो हमारे को एक बात कहते थे, मेरे को शर्म भी आती है, बोला भाई गांव में ब्लैकबर्ड आए हैं, बैकवर्ड नहीं, उधर बोलते हैं मैं ब्लैकबर्ड जल मुर्गा भी, बोले ना खान के काम के ना कोई काम कर, जल में घूमते रहेंगे। भैया अब हम बैकवर्ड नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, और सभी के पास जो हम कला वाले हैं, ये आरक्षण जरूरी है, इसके अंदर हमारी हिस्सेदारी जरूरी है, और इसके अंदर जो भी हमारा जो क्रीमी लेयर है वो तोड़नी पड़ेगी। नहीं तोड़ेंगे तो हम ऐसे ही बाहर बैठे रहेंगे, तो ये अपना हिस्सा लेते रहेंगे। तो ये जो टीम चल रही है, मैं इसका बार बार नमस्ते धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे जो वीर आप चले हैं, तो मैं यही है कि आगे चलो, संगठन बढ़ाओ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा जिसका संगठन मजबूत होगा वही आर्थिक, राजनीति और उसके अंदर तरकीब पाएगा। लेकिन हमारा तो क्या है जी, हमारा तो भाईचारा बड़ा जरूरी है। रामलाल जी ने मेरे को कसम देनी भाई, वो मेरा धर्म भाई है, फलाना उसका वोट देने हैं, मैं फट दे का वोट ले आऊँगा, लेकिन जो मेरा भाई खड़ा है उसको नहीं दूंगा, क्योंकि धर्मेल चारा आ गया। अरे ये धर्मेल चारा हमारे बीसी में जोड़ो, यहाँ कंधे से हटा दो सारा जाति संप्रदाय, यहाँ सिर्फ बीसी है हम, बीसी एकता बढ़ाओ और आगे बढ़ेंगे। और जहाँ जहाँ हमारा बीसी की टिकट है तो वहाँ लो, जो समाज ज़्यादा वहाँ जीतने वाला है उसको जिनिंग कराओ। मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण शेयर करूँगा। मैं यहाँ एक समाज की मीटिंग थी, मैं भी चला गया। अब पता नहीं चलता कई बार राजनीतिक पार्टी में, उनका भी एक्सपीरियंस बताऊँगा भी वो क्या कर रहे थे। उन्होंने क्या कराया, उस समाज के अंदर 10 आदमी सॉलिड मंगाए, बोला जी बैठ जाओ यहाँ पे, बिठा लिया। उसमें उन्होंने पार्टी डिक्लेयर करी, भाई तू फलानी पार्टी का, तू फलानी पार्टी का, तू फलानी पार्टी का, तू फलानी पार्टी का। ठीक हो गया जी, 10 के 10 उन्होंने बढ़ा दिए। अब 90 को इधर जाकर बिठा के बोला भी तुमने इनमें से जिसकी सीट लेनी अपन है, जिसकी सरकार आनी है उसको जिताना है, बाकी नो भाई आपने जो है ना लोटा लून डाल देना, वहाँ 10 शिकंजी बढ़ा के फिर चलते बनेंगे। ये है शिकंजी बढ़ा के चलते बनेंगे। तो राजनीति के अंदर मैं कह रहा हूँ भी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, हर पार्टी से जुड़ो, अपनी अपनी पार्टी से आवाज़ पहुँचाओ, लेकिन जो हमारा विनिंग कैंडिडेट है उसको 90 वोट वहाँ डलवाओ ताकि वो जीते। तो यही है संदेश राजनीति का। राजनीति के बगैर गुजारा भी नहीं है, बगैर राजनीति के। और ये हौलदार वाली फीत जो है ना, अब हमें नहीं छोड़नी, अब छोड़ दो चाहे इसको, मतलब हमारा अपना संगठन है, हम अपने हौलदार से ऐसा ही हम अपने बढ़ेंगे। इस संगठन के बढ़ो, ये संगठन आपको आने वाले टाइम में टिकट भी दिलाएगा, आपको जिताएगा। ये मेरा आपसे, इनसे सबसे मेरा वादा है आपसे। छोड़ दो उनको सबको, जब तक आप इस संगठन में नहीं बढ़ोगे तो भाई वो धर्मेल चारा छोड़ दो गांव वाला। और मैं डॉक्टर निसार सिंह जी, ये हम जाते थे गांव में सर्दियों में, तो हमारे को क्या होता था, एक बात फिर बतानी पड़ रही है मेरे को, जो अनपार्लियामेंट है हमारी गांव में लड़ाई हो जाती है, हमारी लेडी जाके सबसे पहले हमारे को पकड़ती है, 4 तो और दरवा देती है ना, भाई आपने नहीं लड़ना। तो निसार सिंह जी अब ये कहते थे भाई तुम्हारे हाथ में बैठा रहा कुछ रहे तो उसको बेचारे को छुड़ा के तो ले। तो ये छुड़ाने वाली पार्टी जो है ना वो छोड़ो, और हमने भी महिलाएं भी संघर्ष करो और हम भी संघर्ष करो। और मैं इसका वो हूँ, मेरी विशेष स्टेट प्रेसिडेंट बन गई, प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश में कौन सी, एक फीत वाला हवलदार, ना ऊपर चल रहा ना नीचे चल रहा, ना प्रदेश अध्यक्ष। रामचंद्र जांगड़ा भी प्रदेश अध्यक्ष,
चल कहीं नहीं, ना कोई कलर की बात करे ना कोई करे। ऐसे हमने हवलदार नहीं बनना, हमने इसके संगठन के बनना है। और भाई हर आदमी जब तक इसके बाजू में ताकत नहीं रखेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये आपको तंग भी करेंगे, हर प्रकार से परेशान भी करेंगे। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। क्या हुआ कि बाबूजी से मीटिंग हुई हमारी, उन्होंने क्या, मैं पुलिस बता रहा हूँ, उन्होंने कहा जी आपको 10 टिकट दे दिया। रामचंद्र जी जांगड़ा और मेरी मैडम पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा के तत्वाधान में, जिसके प्रोफेसर आर.सी. लिम्बा प्रधान हैं और मैं शांता कुमार आर्य संरक्षक हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक धरना चलेगा। उसका आज एक तरह से उद्घाटन है और इस उद्घाटन में हमारे जो मुख्य आदमी प्रतिनिधि हैं जो समाज के अंदर काम कर रहे हैं वो आए हैं और हम अपनी मुख्य डिमांड्स के बारे में जागरूक कर रहे हैं। ये हमारे प्रतिनिधि हैं। तो आज की हमारी मुख्य डिमांड तो ये है कि भाई जो हमारे जातीय जनगणना जो हो रही है 2021-22 में, उसमें पिछड़ा वर्ग की जातियों का भी जनगणना होनी चाहिए, उसका कॉलम होना चाहिए, प्रत्येक जाति की ही जनगणना होनी चाहिए। और ये हर आदमी को पता है कि सरकार आनाकानी क्यों कर रही है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 60% पूरे देश के अंदर है। तो हमें कब तक जो है ना दबाया जाएगा। सबको पता है कि हमारी आबादी 60% है पूरे इंडिया में और हर चीज़ यहाँ जाति आधारित है, चाहे इलेक्शन हो, चाहे जो है ना और कोई काम हो, या जो है ना किसी प्रकार का जो बनता है लाभकारी योजनाएं नीति आयोग से बनती है, उसमें जाति विशेष का ध्यान रखा जाता है। इसलिए आज हम ये डिमांड करते हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। दूसरा हमारा जो करंट मुद्दा आज ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने 2016 में 2018 में क्रीमी लेयर की एक नई नोटिफिकेशन निकाल करके और जो सारे हिंदुस्तान में और जो इंदिरा साहनी केस का 1992 में सुप्रीम कोर्ट का 9 का फैसला था, उनकी वायलेशन करते हुए अपने ढंग से मनमानी ढंग से 0 से 3 से 6 लाख करके आर्थिक आधार बना दिया। हमने काफ़ी 1.5-2 साल तक मिले सरकार के प्रतिनिधियों से, हमारी नहीं सुनी। अंततः हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2021 को हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया, जिसमें यादव कल्याण सभा का भी हमारा योगदान रहा। और इस तरह हमारे हक में फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी 3 महीने के अंदर अंदर हरियाणा गवर्नमेंट जैसा 2016 से पहले चला रहा था उसी तरह से नई नोटिफिकेशन जारी करे। लगभग 1.5 महीना हो गया है, हम मिल रहे हैं अलग अलग मंत्रियों से भी, खट्टर साहब से भी, लेकिन अब तक उनके कान पर जूं नहीं रेंगी है। हम इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे अधिकार के लिए हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको पूरा किया जाए, वरना फिर हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आज 10 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक हमारा 6 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा के तत्वाधान में जो है फतेहाबाद डीसी कार्यालय के बाहर किया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य वो है कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो बीसी क्रीमी लेयर के संबंध में असंवैधानिक 2 नोटिफिकेशन जारी किए थे, जिसका पहले हमने हाई कोर्ट से जीत हासिल की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर महासभा ने ये जीत हासिल की। जनहित याचिका माध्यम से पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा और यादव कल्याण सभा रेवाड़ी के सहयोग से ये जनहित याचिका लगाई थी। आगे की हमारी मांग यही है हरियाणा सरकार से कि फ्रेश नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करे, क्लास 1-2 के अंदर पूरा 27% आरक्षण दे, पंचायती और स्थानीय निकायों के अंदर आबादी की संख्या के अनुपात के अंदर हमें रिजर्वेशन दे और जाति आधारित जनगणना जो है 2021 करवाई जाए। 3 कृषि काले कानून जो है वो वापस लिए जाए, ये मुख्य मांग है। ज्ञापन हम 15 तारीख को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देंगे। इसमें राष्ट्रीय मांग और हरियाणा प्रदेश से संबंधित पिछड़ा वर्ग की जो मांग है वो इस ज्ञापन में पूर्ण दी हुई है। हम प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी इस पिछड़ा वर्ग समाज की जो जायज़ और संवैधानिक मांग है इसको जल्द से पूरा करके इस पिछड़े समाज के साथ न्याय करें।
क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रोफेसर रामचंद्र लिम्बा है, सिरसा से। मैं पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रजापति हनुमान वर्मा, आप कौन सी पार्टी से संबंध रखते भारतीय जनता पार्टी। हैं? अगर आप भारतीय जनता पार्टी में हो तो जी। पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा का आप क्या योगदान? एक्चुअल में पिछड़ा वर्ग महाकल्याण सभा जो है वो ओबीसी की लड़ाई लड़ रही है, और हम ओबीसी पहले हैं, पार्टियां बाद में आती हैं। हमारे ओबीसी के साथ जो कुठाराघात हुआ है, ये लोग उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे क्रीमी लेयर की बात है, क्रीमी लेयर में मेरी मुख्यमंत्री से बैठ के बात हुई थी। मुख्यमंत्री को हमने कहा, मुख्यमंत्री जी आपने गलत लगाया, आप केंद्र की तर्ज पे इसको कर दें। वहाँ 8 लाख रुपए और 3rd और 4th क्लास की जो सैलरी है उसको इसमें इंक्लूड कर लें। मुख्यमंत्री ने कहा मैं ठीक हूँ, मोदी गलत है। तब हमने मुख्यमंत्री जी को एक बात उनके सामने कही थी, मुख्यमंत्री महोदय आप हमारे पैसे लगाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, हम ये इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हम सरकार को हराएंगे। और वो काम हमने कर दिया, सरकार को हराने का काम कर दिया। अब तो मुख्यमंत्री जी से हमने अपील भी करी कि आप इसके नोटिफिकेशन करें और जल्द से जल्द जो केंद्र में है उसके तर्ज पे लागू कर दें। इलाहाबाद इलेक्शन में क्या ओबीसी का कितना बड़ा अहम रोल? इलाहाबाद नहीं, अकेला इलाहाबाद नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की अगर बात करूं तो 42% संख्या ओबीसी की हरियाणा प्रदेश में है। और 42 के 42% लोग जो हैं, 127वां संविधान संशोधन बिल जो आया, जो 10 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी अध्यादेश लेकर आई, और अध्यादेश जब लेकर आई उसी दिन मैंने स्टेटमेंट दी थी कि ये ओबीसी के लिए काला अध्याय है। अब स्टेट की सरकारों को पूरा अधिकार मिल गया कि वो जिसको चाहे, जिस जाति को चाहे इस ओबीसी में शामिल कर सकते हैं। आरक्षण क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। आरक्षण 49.5% है, 27% ओबीसी को और 20.5% एससी को और बाकी जो विकलांग और उनको करके। लेकिन जो 51% ऊपर का जो लोग खा रहे हैं, अगर वही लोग 27% में आ जाते हैं तो मूल ओबीसी जो है वो मारा जाएगा और ये 27 का 27% उस 51% के साथ जुड़ेगा। हमारी सरकार से अपील है, जहां नीतीश कुमार जी जो सरकार के साथ है, गठबंधन है उनका, उन्होंने जब जातीय गणना की बात कर दी, जाति एक सत्य है, जाति शादियां अगर करते हैं तो जाति देख के करी जाती है, इंक्लूड किसी को अगर आप इंडिकेट करते हैं तो जाति का एक इंडिकेट किया जाता है। फिर जातीय गणना क्यों नहीं? जब पशु पक्षियों की गणना की जा रही है इस देश में, 1931 की अगर बात करूं, जब भारतवर्ष आज़ाद नहीं था तब तो अंग्रेजों ने 1931 में जनगणना कराई जिसमें ओबीसी की गणना हुई। उसके अनुसार ओबीसी की संख्या 52% थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करूं, चाहे साहब काशीराम की बात करूं, चाहे हम जो वीपी सिंह की बात करें, जहां हमारी 52% संख्या थी और वहां हमें 27% मिला, हम उसमें भी राजी थे। लेकिन एक बात और जोड़ना चाहूँगा, आज हरियाणा प्रदेश में क्या है, 1 और 2 में सिर्फ 15% है। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, मैंने कहा कि आप 12% और दें, उन्होंने कहा कि दे दिया। जब मुख्यमंत्री आवास पर हम बैठे थे, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं दिया, आपने 2% बढ़ाया, वो भी 1 किलोमीटर आगे हाई कोर्ट में लटका हुआ पड़ा है, आप हमें 12% और दें। तो हमारी ये भी है कि 1 और 2 में पूरा 27 करा जाए। किसान आंदोलन सही या गलत, आपकी नज़रों में क्या कहना चाहोगे? किसान आंदोलन जो है, ये तीनों जो कानून हैं उन पे 10 महीने से किसान बैठे हैं। सरकार को चाहिए और किसानों के भी चाहिए, वो अमेंडमेंट करने के लिए जब सरकार तैयार है तो अमेंडमेंट क्यों नहीं कराते, वो ख़त्म क्यों कराना चाहते हैं, ये समझते पड़े हैं। मैंने एक चीज़ देखी, आज जो जितने भी MP MLA बने हुए हैं उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, क्या उससे कानून वापस होंगे? ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो एक प्री पार्टी चला दी। आने वाले समय में वो लोग भी कोई MP MLA बनेंगे, अगर उनके साथ ऐसा होता है तो गलत है। हम किसानों के साथ हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि वो जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा करते हैं, ये गलत है। जिसमें लोग कहते हैं उपद्रवी की बात करते हैं, मैं उपद्रवी की बात नहीं कर रहा। जो लोग 10 आदमी बैठ के पूरे हरियाणा को हैंग करे बैठे, उनको अगर ये कानून गलत लग रहा है, मैं तो मोदी जी से भी बहुत बार मैंने लेटर लिखा है कि जब किसान कहते हैं इससे हमारा भला नहीं हो रहा, तो क्यों ना आप ये कानून वापस ले लें। क्या नाम है जी आपका? प्रजापति हनुमान वर्मा। क्या पद है जी आपका? मेरे पास अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई पद नहीं, लेकिन जहां मैं बैठता हूं लोग मेरे को पता नहीं, उनके MP MLA भी कहते हैं हमारा वरिष्ठ नेता है। जी, थैंक यू।
वर्ग एकता जिंदाबाद, पिछड़ा वर्ग एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे हक लेकर रहेंगे, हमारे हक लेकर रहेंगे, हमारे हक लेकर रहेंगे। नहीं चलेगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।